Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing disorder of ENT. Today we are discuss on cancer of oral cavity, oropharynx, nasopharynx and paranasal sinus. तो मेनली ओरल कैविटी कैंसर जो है उसी के साथ एसोसिएट है यहाँ पर ओरोफेरेंस, नेजोफेरेंस एंड पैरानेजल साइनस कैंसर। तो मेनली हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत एक लीडिंग कोज जो है वो ओरल कैंसर का भी है। उसका लीडिंग कोज जो माना जाता है वो टबैको च्यूइंग, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैबिचुअल है इंडिया के अंदर स्मोकिंग और टबैको च्यूइंग करना, और उसकी वजह से ओरल कैविटी का जो कैंसर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़, उसके केसेस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं इंडिया में। ठीक है, मेनली हम बात करें तो अबाउट 1/3 यानी 30% केसेस जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी केसेस हैं उनमें से 30% केसेस जो हैं कैंसर के ओरल कैविटी के इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो और माना जाता है कि जो ICMR का 2018 का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है कि लगभग 1,19,992 केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, और उनमें से अप्रोक्सीमेटली 72,616 डेथ जो है वो ओरल कैंसर की वजह से हुई है। तो ये जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है कि कितने ज़्यादा केसेस हैं। मेन लीडिंग कोज जो है माना जाता है वो क्या माना जाता है यहाँ पर टबैको च्यूइंग और स्मोकिंग ही माना जाता है। ठीक है, ओरल कैविटी कैंसर जो है इसकी हम बात करें तो इट arise from the lip, buccal mucosa, gums, floor of mouth, salivary gland and anterior tongue and the extend backward। तो स्टार्टिंग जो है इसका कहाँ से होगा? लिप से हो सकता है, बकल म्यूकोसा से, गम से या फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड से भी हो सकता है, एंटीरियर टंग से भी स्टार्ट हो सकता है। तो कहीं से भी जो है ये ओरल कैविटी कैंसर स्टार्ट हो सकता है। कैंसर ऑफ ओरोफेरेंक्स की बात करें तो मे अराइज फ्रॉम द टॉन्सिलर फोसा, फेरेंजियल वॉल एंड द फोशियल आर्च। अब फोशियल आर्च में बात करें तो सॉफ्ट प्लेट, अल्वा एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टॉन्सिलर पिलर, ये सब इंक्लूड होते हैं जिसको हम फोशियल आर्च बोलते हैं। तो कैंसर ऑफ ओरोफेरेंक्स, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड हो गए ओरल और फेरेंक्स, तो दोनों का जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? फेरेंजियल वॉल और फोशियल आर्च से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी की हम बात करें तो ओरल एंड ओरल फेरेंजियल कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट इन द मेन एज 50 to 70, यानी एज की बात करें तो पहला तो हो गया जेंडर में मेल और एज में 50 to 70 ईयर। अप्रोक्सीमेटली 90% आर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। हाई रिस्क फैक्टर इंक्लूड यूज ऑफ टबैको एंड एल्कोहल, पर्टिकुलर इन द कॉम्बिनेशन यूज ऑफ स्मोकलेस टबैको, पाइप स्मोकिंग, marijuana use, exposure to the human papilloma virus and chronic sun exposure। तो ये सब जो है रिस्क फैक्टर हैं कैंसर होने के लिए। इंसिडेंस ट्रेंड फॉर द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रिलेटेड एंड अनरिलेटेड ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यानी कि ये तो सारे जो यहाँ पर रिस्क फैक्टर हैबिट है कि स्मोकिंग और टबैको च्यूइंग की वजह से ऐसा हो रहा है, अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, बट जो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड बात करें हम कैंसर ऑफ नेजोफेरेंक्स में अराइज फ्रॉम द फोसा ऑफ रेस्मिलियर। तो जो हमारे मोलर जो पार्ट होता है, जो टीथ होते हैं, उसके बिल्कुल लास्ट पार्ट जो है वहाँ जो है ये फोसा ऑफ रेजोमिलियर पाया जाता है, और वहीं से जो है नेजोफेरिंक्स वो स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वीडियो एक बार शेयर किया है जिसमें सारी लोकेशन जो है कैंसर ऑफ ओरल कैविटी की बताई गई है, तो अगर आप वो देख लिया होगा आपने तो आपको क्लियर हो रही होंगी सारी लोकेशन। ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार आप पहले उसको देख लीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले। हुज डाइट कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ साल्टेड फिश, एग्जाम्पल चाइनीज़ फिश वाला जो फूड, जिस तरह से चाइनीज़ फूड में जो है वो उसमें भी फ़िश, सॉल्टेड फ़िश जो बनाई जाती है वो ज़्यादा जो खाते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होती है। हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद एप्सिन बार वायरस, तो दूसरा जो है EB वायरस की वजह से ऐसा होता है। ओवरऑल सर्वाइवल रेट 50 to 90% डिपेंडिंग द ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। तो इसका जो है रिस्क फैक्टर में पहला आता है कि
साल्टेड फिश या चाइनीज़ फूड खाने की वजह से, या जो है ईबी वायरस की वजह से ये अकर होता है। ठीक है। कैंसर ऑफ पैरानेजल साइनस में अराइज फ्रॉम द मैक्सिलरी साइनस। तो सबसे ज़्यादा जो पैरानेजल साइनस के केसेस देखे जाते हैं वो मैक्सिलरी साइनस के 80% है। इससे पहले जो हमने टॉपिक क्लियर किया था साइनोसाइटिस, तो उसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिलरी साइनस क्या है, एथेमोइड, फ्रंटल, सेफेनोइड। ठीक है। तो ये 4 टाइप के साइनस होते हैं। इसमें मैक्सिलरी साइनस में लगभग 80% कैंसर होने की रिस्क होती है। बाकी जो अदर 3 टाइप के हैं उसके केसेस 20% ही देखने को मिलते हैं। इसके रिस्क फैक्टर या एटियोलॉजी की हम बात करें तो पैरानेजल साइनस कैंसर यूजुअली स्क्वैमस सेल इन ओरिजिन, यानी सारे के सारे जो है प्राइमरी टाइप जो है इनका वो स्क्वैमस सेल ही है। अदर टाइप इंक्लूड सॉफ्ट टिश्यू, सार्कोमा, इन्वर्टिंग पेपिलोमास और एस्चिनोसियन न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो स्क्वैमस सेल है ना। सार्कोमा हो सकता है, पेपिलोमा हो सकता है। ये आपको पहले ही जब बता दिए गए थे टाइप्स की, कितने टाइप्स की कैंसर सेल्स हो सकती हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग में ऑन्कोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल सर्वाइवल रेट जो है वो 50 to 80% है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज़ एट डायग्नोसिस। यानी कि जो है यहाँ पर सर्वाइवल रेट वो 50 to 80% देखा जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है, किस स्टेज में डायग्नोस हुआ है। अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो पॉसिबिलिटी है कि सर्वाइवल रेट जो है वो अच्छा होगा, इसीलिए 80% तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अर्ली डिटेक्शन हो पाता है। क्योंकि जो है इसका अर्ली साइन या वार्निंग साइन हम बोलें तो ओरल कैविटी कैंसर का यही है कि किसी को अगर अल्सर हो रहे हैं और ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, बार बार जो है उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है, बार बार अल्सर हो रहे हैं, और अल्सर पे भी जो है उसके अगर सराउंडिंग में वाइट पेच, वाइट लीजन बन रहा है, ठीक है, तो वो जो है इंडिकेट करता है कि ये जो है कैंसर का टाइप हो सकता है या कैंसर हो सकता है। नॉर्मल जो अल्सर्स होते हैं, माउथ अल्सर, उससे डिफ्रेंशिएट हो सकता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो अर्ली स्टेज में जो है वो असिम्टोमेटिक होता है। म्यूकोजल एरेथ्रोप्लासिया, ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम है। रेड इन्फ्लामेटरी और एरेथ्रोप्लास्टिक म्यूकोसल चेंजेस, ठीक है, तो पूरा जो है रेडनेस देखने को मिलती है ओरल कैविटी के अंदर म्यूकोसा में। अपीरियल स्मूथ ग्रेनुअल एंड विथ और विदाउट वाइट कंपोनेंट ल्यूकोप्लेकिया। तो ये ल्यूकोप्लेकिया यही है कि अल्सर के सराउंडिंग में अगर बिल्कुल वाइटिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल माउथ अल्सर में भी हम देखें तो जो है अल्सर के सराउंडिंग में थोड़ा सा वाइटिश पेच वहाँ पे बन जाता है। अगर पर वो बहुत ज़्यादा है, अल्सर भी जो है वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा है और उसमें जो है ल्यूकोप्लिया यानी वाइट कंपोनेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये कैंसर हो सकता है। कैंसर ऑफ लिप प्रेजेंस ऑफ ए लीजन दैट फेल टू हील, ठीक है, तो कैंसर ऑफ लिप जो है वो भी लीजन से स्टार्ट होता है जो कि बार बार हो रहा है, हील नहीं हो पा रहा है। कैंसर ऑफ टंग जो है उसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, स्वेलिंग, अल्सरेशन, एरिया ऑफ टेंडरनेस और ब्लीडिंग, एबनॉर्मल टेक्सचर और लिमिटेड मूवमेंट ऑफ टंग, ठीक है, तो ये सब साइन एंड सिम्टम एसोसिएट है रिलेटेड टू कैंसर ऑफ टंग। कैंसर ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ से अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके साइन एंड सिम्टम होंगे रेड म्यूकोजल लीजन विथ इल डिफाइंड बॉर्डर, यानी वेल डिफाइंड बॉर्डर होती है नॉर्मल कंडीशन में और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इल डिफाइंड बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया, अल्सरेशन एंड द वॉट लाइक ग्रोथ। अब वॉट लाइक ग्रोथ क्या होती है, यहाँ पर वॉट लाइक ग्रोथ की बात करें तो एक तरह से जो फपोले पड़ने वाली कंडीशन होती है, अगर आप समझते हैं फपोले यानी कि जो है एक लीजन हो जाना और उसमें जो है एक्यूमुलेशन हो जाना फ्लूइड का, तो वो वॉट कहलाता है, ठीक है, तो वॉट लाइक ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कैंसर ऑफ टॉन्सिल, अगर टॉन्सिल से कैंसर स्टार्ट हुआ है तो स्वेलिंग होगी, नेक मास यानी कि नेक की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, वहाँ पर अगर हम पेल्पेट करेंगे तो हमको नेक मास जो है वो हमको वहाँ पर फील होगा पेल्पेशन से। वॉट लाइक ग्रोथ और ओडिनोफेगिया और ओटालेजिया, ठीक है, तो ये दोनों जो है यहाँ पर ओटिकोलेगिया मतलब पेनफुल सॉलोविंग है और ओटोलेजिया मतलब कि इनर और आउटर ईयर पेन हो सकता है, ठीक है। कैंसर ऑफ द रेट्रोमोलर ट्रिगोन एरिया, अब रेट्रोमोलर ट्रिगोन एरिया जो मोरल टीथ है उसके बिहाइंड जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है रेट्रोमोलर ट्राइगोन एरिया।
तो यहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, अगर यहाँ से कैंसर एराइज हो रहा है तो, है ना, ओरोफेरेंजियल कैंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके जो साइन एंड सिम्टम होंगे वो ट्राइमस, पेन इन द जो मूवमेंट, ओटाग्लिया, डिस्फेगिया एंड ओडिनोफेगिया। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम यहाँ पर डिस्फेगिया यानी डिफ़िकल्ट सोलोविंग है और ओडिनोफेगिया यानी कि पेनफुल सोलोविंग है। तो दोनों सिमिलर जो है साइन एंड सिम्टम है, डिफ़िकल्ट सोलोविंग एंड पेनफुल सोलोविंग। ठीक है, और दो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैंसर ऑफ फेरेंजियल वॉल डिस्फेगिया, ओडोनोफेगिया, ओटेल्जिया एंड नेक पेन। तो ये सब जो है कैंसर ऑफ फेरेंजियल वॉल से अगर स्टार्ट है कैंसर तो वहाँ पर डिस्फेगिया, ओडिनोफेगिया और ओटेल्जिया और नेक पेन, ये सारे साइन एंड सिम्टम। ओटेल्जिया यानी ईयर पेन होता है। कैंसर ऑफ नेजोफेरेंक्स, इसके साइन एंड सिम्टम में एपिस्टेक्सिस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेजल ब्लीडिंग को एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। यूनिलेटरल नेजल ब्लॉकेज, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, क्रेनियल नर्व सेकंड में जो है ऑल्फेक्शन जो है नर्व, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ सेंस होता है। क्रेनियल नर्व, लॉस ऑफ द नर्व थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स, आई मूवमेंट के लिए जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आई मूवमेंट नहीं हो पाती। क्रेनियल नर्व अगर 9th एंड 11 जो कि मेनली टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उनमें इम्पेयरमेंट हो जाएगा तो डिस्फेगिया और टग मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड के साइन एंड सिम्टम यहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर एडवांस स्टेज है, ये सब प्राइमरी अर्ली यानी अराइजिंग स्टेज जहाँ से उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम थे, बट अगर ये एडवांस एज में चला जाता है कैंसर तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कैरेक्टराइज है अल्सरेशन, ब्लीडिंग, पेन, क्रेनियल नर्व इम्पेयरमेंट, डिस्फेगिया, ओडिनोफेगिया, है ना, वेट लॉस एंड नेक मास। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम एडवांस एज के साथ बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ ओरल कैविटी विथ इनडायरेक्ट मिरर एग्जामिनेशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, तो हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है, उसी में स्पेशली जो फोकस किया जाएगा वो ओरल कैविटी का जो है एडवांस इंस्ट्रूमेंट के साथ एग्जामिनेशन किया जाएगा। फ्लेक्सिबल और रिज्ड नेजोफेरेंजियल स्कोपी टू डायरेक्ट एग्जामिन द नेजोफेरेंक्स एंड फेरेंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भी बताया है कि स्कोपी वर्ड जो आ जाता है उसका मतलब होता है टू विजुअलाइज ऑफ, तो यहाँ पर किसका विजुअलाइज है, नेजोफेरेंक्स का। ठीक है, ओरल कैविटी का अप टू द नेजोफेरेंक्स तक डायरेक्ट एग्जामिनेशन किया जाएगा ताकि जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो आइडेंटिफाई होंगे, जिसको कि पता लगाया जा सकता है कि हाँ कैंसर की कंडीशन हो सकती है। स्टेनिंग ऑफ ओरल लीजन विद द टोलोडिन ब्लू, द लीजन स्टेन डार्क ब्लू आफ्टर रिजिंग विथ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो है स्टेनिंग, एक नॉर्मल टिश्यू जब होते हैं, अगर नॉर्मल टिश्यू डज नॉट एब्जॉर्ब स्टेन, तो यहाँ पर स्टेन जो है वो डाला जाता है टोलिडिन ब्लू का। ठीक है, बट अगर ये जो है स्टेन जो है वो उसमें कोई भी स्टेन वो नॉर्मल टिश्यू एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब कौन करेंगे, अगर कैंसरियस टिश्यू है तो वो इस स्टेनिंग को, टोलिडिन ब्लू को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के साथ ही क्या हो जाएगा कि ये जो है डार्क ब्लू जो है इनका कलर दिखाई देगा आफ्टर रेजिंग विद द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है या नॉर्मल टिश्यू है या कैंसर टिश्यू है। अगर कैंसर टिश्यू की कंडीशन है तो उसमें जो है ये इसका कलर चेंज देखने को मिलता है, डार्क ब्लू हो जाता है आफ्टर राइजनिंग विद द, जब इसको जो है राइजनिंग किया जाएगा विद द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो स्टेनिंग जो है वो भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, एक्सीजनल बायोप्सी ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, यानी अगर ऐसा लगता है कि कैंसर है तो वहाँ से जो है उसको कट करके एक्सकीजन किया जाता है और उसको फिर लेबोरेटरी भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि कैंसर सेल से। नेक्स्ट, रेडियोलॉजी स्टडीज़ जो है, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई टू डिटरमाइन द लोकल इन्वेशन एंड मेटास्टेटिस, यानी कि अगर वो स्प्रेड हुआ है, जैसे कि कैंसर वो और जो है हमारी जीआई ट्रैक्ट में गया है, जैसे ईसोफेगस तक गया है या लंग्स तक चला गया है रेस्पिरेटरी में, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई यूज़ किया जाता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन
किए जाते हैं जिससे कि कंफर्म हो सके कि पेशेंट को जो है वो कैंसर की कंडीशन है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ की जाती है। प्राइमरी जो है वो सर्जिकल रिसेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सब यूज़ किया जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द साइज एंड द साइट ऑफ लीजन, यानी कि कितना बड़ा जो है कैंसर का लीजन बना है, कितना ज़्यादा जो है उसका साइज़ है और साइट क्या है, ओरल कैविटी में किस जगह है, ओरोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, ठीक है, साइनस में है, कहाँ है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। अर्ली स्टेज लीजन कैन बी रिमूव्ड बाय वाइट एक्सीजन और ट्रीटेड विद द रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो अगर अर्ली स्टेज है तो उसको जो है वाइड एक्सीजन करके निकाल दिया जाता है सर्जिकल इंटरवेंशन से, और रेडियोथेरेपी वहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है, ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स कैंसर के लिए। Large lesion of the oral cavity or oropharynx may be excised widely and treated by the radical neck dissection for extensive lymphatic involvement followed by external irradiation। तो यहाँ पर अगर जो है लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें रेडिकल नेक डिसेक्शन जो है ये भी एक टाइप की सर्जरी है जिसमें कि जितना भी पार्ट इफेक्टेड हुआ है, जो भी लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो सब यहाँ पर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ नेजोफेरिंग्स कैंसर एंड बेस ऑफ द टंग कैंसर। तो जहाँ जो है सर्जिकल रिसेक्शन करके नेजोफेरिंग्स का और टंग का अगर कैंसर है तो उसको भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी इज ट्रीटेड ऑफ चॉइस इन द अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर। अर्ली स्टेज में जो है वो कैंसर रेडिएशन थेरेपी यूज़ की भी जा सकती, नहीं भी की जा सकती, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि इसको स्टार्टिंग में अवॉइड किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो है पेशेंट का फेशियल डैमेज हो सकता है, उसका ओवरऑल जो है उसका इमेज डिस्टर्बेंस हो सकता है। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी आर यूज्ड इन एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर। तो दोनों जो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इसको प्राइमरी स्टेज में ना यूज़ करके एडवांस स्टेज जो है कैंसर की उसमें यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, पैरानेजल साइनस कैंसर ट्रीटेड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन कीमोथेरेपी में ऑल्सो बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पर जो भी है मेन जहाँ पर भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट सभी जगह है, प्राइमरी तौर पर जो है इसमें यही देखा जाता है कि सर्जिकल रिसेक्शन करके उसको हटा दिया, एक्सीजन करके निकाल दिया जाए। रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो है वो एडवांस स्टेज में यूज़ की जाती है क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग असेसमेंट की हम बात करें तो ऑब्टेन कंप्लीट हिस्ट्री नोटिंग रिस्क फैक्टर सच एज स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, एल्कोहल यूज़, एक्सपोजर टू द एप्स्टीन-बार वायरस, डाइट, हाई रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर एंड एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो इन सब के बारे में जो है जो कि रिस्क फैक्टर हो सकते हैं तो उनके रिगार्डिंग हमको पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करना है। क्वेश्चन द पेशेंट रिगार्डिंग द चेंज इन द swallowing, स्मेल और द टेस्ट, सलाइवेशन, डिस्कम्फर्ट व्हेन ईटिंग, सोर थ्रोट, फाउल ब्रीथ ओडर, वेट लॉस, एपिस्टेक्सिस, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, चेंज इन हियरिंग, नेक मास, चेंज इन द टंग मूवमेंट एंड चेंज इन द विजन। तो दीज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम वी ऑलरेडी डिस्कस। तो इनमें से क्या क्या पेशेंट के अंदर जो है साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट हैं उनके रिगार्डिंग उनको पेशेंट से क्वेश्चनिंग भी करनी है और हमारा ऑब्जर्वेशन भी रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो नोट द क्वालिटी ऑफ वॉइस पैटर्न एंड ऑर्डर ऑफ ब्रीथ। किस तरह की जो है वॉइस पैटर्न किस तरह का है। अगर माउथ अल्सर होते हैं तो किसी की भी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं होती, थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आती है कि पेशेंट को बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटी ऑफ वॉइस किस तरह की। इंस्पेक्ट द ओरल कैविटी, इरेथमा एंड रेड वेलवेटी एरिया, वाइट पैचेस, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, रिकॉर्ड द साइज, लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो ओरल कैविटी को कम्प्लीटली जो है एग्जामिन करना है, उसमें इरेथमा की अगर है, रेड और वेलवेटी स्ट्रक्चर एरिया दिखाई दे रहा है, वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग, गम्स जो है वहाँ से ब्लीडिंग है या कहीं से भी ब्लीडिंग है, स्वेलिंग है तो उसको ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है साइज, लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। यूज़ नेसल स्पेकुलम टू इंस्पेक्ट द
नेट्स फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो हमारी नोस्ट्रिल्स हैं, नेज़ल कैविटी को कम्प्लीटली नेज़ल स्पेकुलम से जो एग्जामिनेशन किया जा सकता है। पेल्वेट द सर्वाइकल लिम्फ नोड फॉर साइज, फिमनेस एंड टेंडरनेस। ठीक है, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो भी देखने होते हैं, उनमें अगर स्वेलिंग है तो उसको ऑब्जर्व करना है, टेंडरनेस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा नर्सिंग असिस्मेंट होगा, इसी के बेस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। यहाँ पर बात करें प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है एक्यूट पेन related to malignant infiltration, lesion, difficulty swallowing, surgery and यहाँ पर सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी नहीं आएगा, ये पोस्ट ऑपरेटिव हो जाएगा अगर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी लिखेंगे तो। ठीक है, ये यहाँ पर कट करिएगा आप, प्री ऑपरेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, ये पोस्ट ऑपरेटिव में आएगा। तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन, लीजन, डिफिकल्ट सोलोविंग। ठीक है, इसमें हम जो बात करें कि नर्सिंग गोल क्या होगा, टू रिलीव द पेन एंड टू प्रमोट द कंफर्ट। यहाँ पर हम इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन के लिए जो है हम पेशेंट को जो है वो सबसे पहले असेसमेंट करना है कि उसका जो है कितना ज़्यादा पेशेंट का पेन लेवल है, उसको कहाँ पर पेन आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है पेशेंट को हमको एक्टिविटीज़ देखनी है कि पेशेंट को कितना सीवियर पेन है, कितना वो टॉलरेट कर पाता है माउथ केयर करते वक्त। ठीक है, टूथ ब्रश कर पाता है कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा जो ओरल कैविटी, ओरल केयर अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो ओरल केयर जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए हमको कितना ज़्यादा टॉलरेट जो है पेशेंट कर पा रहा है, ये हम सबको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके अलावा जो है पेशेंट को हम एनाल्जेसिक्स मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब की जाती है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा जो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी आते हैं। ठीक है, जो माउथ अल्सर और इनमें भी दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए पेन को रिलीव किया जा सके। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम किए जा सकते हैं। एज वेल एज जो है अगर यहाँ पर ओरल कैविटी, क्योंकि अगर पेशेंट को ज़्यादा सलाइवेशन है और उसका जो है माउथ प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर ओरल सक्शनिंग करके भी जो है ओरल केयर प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाएंगे। उसके अलावा डाइवर्शनल थेरेपी वो इम्पोर्टेंट होती है पेन को रिलीव करने पे कि माइंड डाइवर्ट किया जाए, पेशेंट को दूसरी एक्टिविटी में एंगेज किया जाए। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पेन, डिफिकल्टी इन चूइंग एंड सोलोविंग, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एब्यूज, डिस्फेगिया। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है प्रॉपर पेशेंट जो है फूड इनटेक नहीं कर पाएगा, स्विंग नहीं कर पाएगा, सोलो नहीं कर पाएगा। तो इस सब कंडीशन में जो है मेन गोल हमारा जो होगा टू इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। यहाँ पर इंटरवेंशन की हम बात करें तो सबसे पहले पेशेंट की कैपेसिटी हम देखेंगे कि पेशेंट कितना कैपेबल है, किस तरह का फूड वो ले पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम पेशेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड्स और हाई फाइबर्स डाइट और सेमी सॉलिड डाइट जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट इजीली उसको ले सके। फिर भी अगर उसमें भी पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है तो यहाँ पर एनजी ट्यूब लगा करके पेशेंट को जो है यहाँ पर एनजी ट्यूब लगा करके पेशेंट को जो है लिक्विड डाइट दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरवेंशन किए जाएंगे। उसके अलावा आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए उसको सफिशिएंट आईवी फ्लूइड जो है लगाया जाएगा ताकि उसका फ्लूइड इनटेक जो है वो बना रहे। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस। प्री ऑपरेटिव में एक और हम यहाँ पर चाहें तो ऐड कर सकते हैं फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू पॉसिबल सर्जिकल इंटरवेंशन, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ये भी यहाँ पर जो है एक और नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है जिसका गोल हो जाएगा टू रिलीव द फियर एंड एंजाइटी एंड टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव में इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू लैरेंजियल एडिमा, सिक्रीशंस, प्रेजेंस ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। तो पेशेंट को जो कई बार ऑपरेट करते वक्त ट्रैकियोस्टोमी लगा दी जाती है और उसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि पेशेंट को जो है उसका ब्रीथिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर नर्सिंग गोल होगा टू मेंटेनिंग द इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करें तो यहाँ पर पेशेंट को जो है हाई फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट को जो है रेगुलर जो है पेशेंट को जो भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम है जैसे डिज्निया,
साइनोसिस, इसके रिगार्डिंग जो है असेसमेंट किया जाता है। पेशेंट को जो है ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पर ट्रेक्योस्टोमी लगी हुई है, तो ट्रेक्योस्टोमी केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन जो है यहाँ पर किए जाएंगे। उसके अलावा एयरवे क्लियरेंस के लिए पेशेंट को जो है वो सक्शनिंग करवाई जा सकती है, ट्रेक्योस्टोमी सक्शनिंग, ताकि एयरवे क्लियरेंस रहे और पेशेंट का जो है ब्रीथिंग पैटर्न वो इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू लैरेंजियल एडिमा, सर्जिकल इंसिजन एंड ट्रेक्योस्टोमी। ठीक है, तो अगर उसको सर्जरी हुई है और उसकी वजह से जो है पेशेंट बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो है सर्जिकल इंसिजन है, उसकी वजह से उसको पेन होगा अगर वो मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट की वजह से या टंग मूवमेंट में जो है उसको डिफ़िकल्टी होती है, तो पेशेंट यहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बोलने में डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को। तो यहाँ हमारा गोल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पेशेंट का इम्प्रूविंग एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो एबिलिटी है कम्युनिकेशन की उसको इम्प्रूव करना है ना, टू इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर हम पेशेंट को जो है सबसे पहले उसको एजुकेशन देनी है कि आपको जो है ट्रेक्योस्टोमी लगा हुआ है, आपको जो है ट्रेक्योस्टोमी की वजह से, या फिर जो है पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा हो सकता है, अगर ट्रेक्योस्टोमी ना हो एंडोट्रेकियल ट्यूब भी लगा हो सकता है, तो दोनों की ही वजह से पेशेंट को बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, तो पेशेंट को जो है अननेसेसरी एफर्ट वहाँ पर नहीं करना है। पेशेंट को जो है वो साइन लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज के लिए हम बताना है कि पेशेंट जो है साइन लैंग्वेज से हमें समझाने की कोशिश करें। पेशेंट के पास जो है हम एक कॉल बेल रख सकते हैं, ताकि पेशेंट को जब भी रिक्वायरमेंट हो तो पेशेंट जो है कॉल बेल से जो है हमको इंडिकेट करके बुला सके। उसके अलावा पेशेंट को जो है सपोर्ट दिया जा सकता है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो उसको लिटरेसी लेवल अच्छा है और वो पढ़ लिख सकता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेड और पेन जो है, पेन और राइटिंग पेड प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि पेशेंट अपना जो भी मैसेज है वो राइटिंग के साथ बता सके। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो हैं वो इंटरवेंशन जो है वो इसमें किए जाते हैं, ताकि पेशेंट की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू चेंज इन फेशियल काउंटर, कॉस्मेटिक डिफेक्ट फ्रॉम सर्जरी एंड क्रेनियल नर्व डिफेक्ट। तो ये सारी से जो है कई सारा का सारा जो देखने को मिलता है पेशेंट में कि उसका ओवरऑल फेशियल जो है वो चेंज हो जाता है, सारे का सारा फेशियल जो एक कह सकते हैं कि पेशेंट की जो इमेज है उसकी इमेज टोटली डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू द वेरियस सर्जिकल रिसेक्शन, ड्यू टू द रेडिएशन थेरेपी, ड्यू टू द कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ज़रूरी है कि वो अपने की जो बॉडी इमेज में चेंजेस हुए हैं उनको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पर जो गोल होगा वो स्ट्रेनिंग द बॉडी इमेज एंड प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो है पेशेंट को जब भी जो भी सर्जरी की जा रही है तो उसके प्रोन्स कॉन्स जो है वो पहले से ही बता देने हैं कि क्या क्या जो है इसकी वजह से डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्या क्या इमेज चेंजेस हो सकते हैं, वो पहले ही पेशेंट को बता देने हैं। उसके अलावा पेशेंट के रिलेटिव्स को, स्पेशली जो भी विजिटर है, उनको पहले से ही बता देना है कि पेशेंट के इमेज, फेशियल इमेज के रिगार्डिंग पेशेंट पे कोई कमेंट ना किया जाए, और उसको जो है हो सके तो अवॉइड करना चाहिए कि उसके सामने मिरर लेके जाना और ये सब उसको अवॉइड कराना है, यानी उसको रियलाइज़ नहीं कराना हो, जितना हो सके पेशेंट को कोई कमेंट नहीं देना है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है उसके सामने क्रिएट करके रखना है। मोटिवेशनल स्पीचिंग जो है वो हमेशा करनी है, ताकि पेशेंट को जो है अपनी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करने में उसको हेल्प रहे। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन यहाँ पे किए जाते हैं। कई बार जो है जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो ठीक होने के बाद अगर पेशेंट एग्री करता है तो उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी करके वापस से फेशियल जो इमेज लॉस हुई है उसको रीगेन भी यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी नर्सिंग डायग्नोसिस है। उसके अलावा सेल्फ केयर, डेफिशिएट और ये सब जो है वो यहाँ पर
कंडीशंस पेशेंट की हो सकती है। प्रोग्नोसिस की हम बात करें तो ओवरऑल सर्वाइवल रेट जो है वो ओरल कैविटी कैंसर का वो 40 to 70% है। ओवरऑल सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है और उसको क्या क्या जो है यहाँ पर किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है, पेशेंट का जो है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर वो किस तरह का है। अगर फाइनेंशियली पेशेंट स्ट्रॉन्ग है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंडीशन में प्रोग्नोसिस अच्छा होगा सारा। अगर उसको जितने प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं अगर प्रिकॉशंस फॉलो करता है पेशेंट में तो उस कंडीशन में जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है, प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें अगर सारे यहाँ पर किसी भी तरह का मैनेजमेंट में डिफ़िकल्टी या पेशेंट की जो कंडीशन है वो इस तरह की होती है कि मैनेजमेंट के कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाते हैं, सर्जरी के भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी के अपने आप में कई सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो मेटास्टेसिस हो सकता है, यानी कैंसर जो है स्प्रेड हो सकता है। ओरल कैविटी का है तो लेरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस और लंग्स तक स्प्रेड हो सकता है। सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्लाइवरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन, वॉइस चेंज, फिस्टुला फॉर्मेशन, लॉस ऑफ सॉलोविंग, कॉस्मेटिक डिफेक्ट, ये सब जो है कंडीशन हो सकती है। रेडिएशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो टेस्ट अल्ट्रेशन, म्यूकोसाइटिस, डिस्फेगिया, ऑर्डिनोफेगिया, एनोरेक्सिया, स्किन रिसेक्शन, फैटिक, पेन, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं लेट इफ़ेक्ट, यानी कि थोड़ा देर से ये इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो है वो शेड्यूल किए जा रहे हैं और रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को दी जा रही है। तो थायराइड डिसफंक्शन, रेडिएशन कैरीज ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, नासोफेरेंजियल स्टेनोसिस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीकेज, टिश्यू फाइब्रोसिस, ट्रिस्मस लेरेंजियल एडिमा। ट्रिस्मस मतलब कि जो होती है वो लॉक हो जाती है, उसकी मूवमेंट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं रेडिएशन थेरेपी के। कीमोथेरेपी की हम बात करें, नोजिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, स्किन रिसेक्शन, म्यूकोसाइटिस, हाइपरयूरेमिया, लीवर एबनॉर्मलिटी, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाइपोमैग्नीशिया, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एलोपेशिया। तो ये सब जो है यहाँ पर एलोपेशिया यानी कि जो हेयर रिमूवल होते हैं, है ना, वो अननेसेसरी जो है ये साइड इफ़ेक्ट है कीमोथेरेपी का, कि हेयर ग्रोथ होने लगते हैं इंडिविजुअल के, कम्प्लीटली जो है लगभग जो है वो बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है एक इंडिविजुअल का। तो ये जो है सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है एसोसिएट होता है कीमोथेरेपी के साथ। तो ये सारे जो है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को फेस करने पड़ेंगे जब पेशेंट को जो है वो सर्जरी या रेडिएशन कीमोथेरेपी दिए जाएंगे फॉर द ओरल कैविटी कैंसर, फॉर द नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स कैंसर, ठीक है। तो ये सब जो है ओवरऑल यहाँ पर कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, कैंसर ऑफ ओरोफेरिंग्स, कैंसर ऑफ नेसोफेरिंग्स एंड कैंसर ऑफ पैरानेजल साइनस वो हमने डिस्कस किया है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी ऐसा टर्म है या कहीं पर आपको कोई पैराग्राफ जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके असाइनमेंट आप ज़रूर बनाएं, जितने भी नर्सिंग डायग्नोसिस से क्या गोल हैं, क्या इंटरवेंशन है, हमने डिस्कस किए हैं, पर आप इनको लिखें क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग मैनेजमेंट ही। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।